हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनिमे स्पीकर पे। जैसा कि मैंने कल आप सभी को प्रॉमिस किया था ना कि मैं डैंडरडैन का सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगी, तो हाँ, आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इसमें भाई सच में काफी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं और मोमो की सीन तो भाई मजेदार होते ही है, आपको पता ही है। तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारे सीन्स आप मिस कर सकते हैं। तो जरूर से देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सीजन 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने डैंडरडैन का सीजन 1 खत्म किया था। जब जिन ने तो भाई अपने रूम की दीवार तोड़ी थी। जब उसने दीवार तोड़ी थी ना, तो भाई उसके अंदर से उसे काफी बड़ा सीक्रेट मिला था। और जैसे वो उसके अंदर देखता है ना, वहाँ पे तो काफी डरावनी सी जगह होती है, जिसे देख के तो ओगारू और जिन की तो भाई फट जाती है पूरी तरीके से। वो तो काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं। भाई सच में इन दोनों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो देख ले जाके कि अंदर चल क्या रहा है। भाई ये दोनों रिएक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने सच में कोई भूत देख लिया हो। हम आते हैं स्टोरी पे। भाई यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को जो कि सोच रहे होते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि जब आयासी आएगी ना फिर हम अंदर जाएंगे। तभी यहाँ पे तो जिन को एक आवाज आती है। वो कहते मुझे लगता है कि शायद अयासे ही होगी। उसके बाद यहाँ पे जिन जब दरवाजा खोलता है, जब वो देखता है कि भाई वहाँ पे अयासे तो है ही नहीं। वहाँ पे तो काफी अजीबोगरीब लोग होते हैं भाई, काले पीले से, और वो भी हंस रहे होते हैं जोर जोर से। यहाँ पे तो जिन को एक सेकंड के लिए समझ नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है ये। इसी के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं अयासे को, जो कि नहाने के लिए गई होती है। लेकिन जब वो नहा रही होती है ना भाई, वहाँ पे भी कोई अजीबोगरीब से आदमी आ जाते हैं और जो कि उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। भाई यहाँ पे तो अयासे सिर्फ अकेली होती है, उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वो तो काफी डर जाती है। और भाई वो लोग जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं, उनकी आंखों से तो भाई एक रोशनी सी निकलती है। यहाँ पे अयासा को तो भाई समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी वो सोचती है, 1 मिनट, क्या मैं अपनी पावर का यूज करके इन सभी को हरा पाऊंगी या फिर मुझे भाग जाना चाहिए। यहाँ पे ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी सामने से एक पर्सन आता है और वो तो भाई अयासा का हाथ पकड़ लेता है और जोर से, जिसकी वजह से तो वो भाई अपनी पावर को भी यूज नहीं कर पा रही होती। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ही जो पर्सन यहाँ पे मोमो को परेशान कर रहा होता है, उसको तो भाई इतनी जोर से पंच पड़ता है ना, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे मोमो को तो भाई समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तभी वो कहती है, मेरे पास ये सबसे बेस्ट मौका है यहाँ से भाग जाने का। लेकिन जैसे ही वो निकल के बाहर आती है, भाई वहाँ पे अपने पर्सन में से एक पर्सन ने तो भाई मोमो का पैर पकड़ लिया होता है और वो तो उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा होता है। मोमो की तरफ देख के भाई क्रीपी से स्माइल देता है। लेकिन तभी यहाँ पे तो भाई एकदम से सभी चीजें एक एक करके टूटने लग जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सच में अर्थक्वेक आया हो। भाई ये देख के तो मोमो भी हैरान हो जाती है। वो कहती, शुक्र है मैं बच गई उससे, वरना पता नहीं क्या होना था आज मेरा। वैसे एक बात तो है कि आज का दिन तो मेरे लिए काफी लकी है, मैं काफी बार बची, मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो को हॉटेस्ट स्प्रिंग के अंदर टर्बो ग्रेनी दिखती है। इसको देख के तो भाई मोमो समझ जाती है कि जो भी कुछ आज हुआ ना, वो सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। वो अपने मन में सोचती है कि अगर आज टर्बो ग्रेनी मुझे ना बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ पे तो मोमो ने पूरी की पूरी टॉवल लपेटी होती है, इसीलिए मोमो तो भाई फटाफट जाके कर्टन्स के पीछे छुप जाती है ताकि उसे कोई देख न सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी के सभी गैटोस अपने होश में आ जाते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं गैटोस किसे बोल रही हूँ। जो पर्सन मोमो के पीछे पीछे आ रहे थे ना भाई, उन्हीं को गैटोस बोल रही हूँ मैं। उनके माइंड में तो बस ये चल रहा होता है कि यार ये सब कुछ किया तो किया किसने, क्योंकि भाई उन्हें तो कुछ भी याद ही नहीं होता। उन्हें तो ये तक याद नहीं होता कि वो मोमो के साथ कोई गलत हरकत करने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमो जो कि टर्बो ग्रेनी को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि उसने तो उसकी जान बचाई होती है ना। और कहती है, अगर तुम टाइम पे नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। यहाँ पे टर्बो ग्रेनी को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में एम्बैरेसमेंट फील कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मोमो उसे थैंक यू बोल रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे जिन और अकारू को, क्योंकि यहाँ पे जो उनके सामने जो पर्सन थे ना भाई, वो नॉन स्टॉप हंसते रहते हैं और काफी डरावने भी लग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी शक्ल से ज्यादा तो भाई उनके दांत चमक रहे होते हैं। सच में मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप खुद ही देख सकते हो। भाई ये सभी तो उनके घर पे आ जाते हैं और पार्टी शार्टी करने लग जाते हैं। और यहाँ पे इनकी लीडर जो कि एक लेडी होती है, वो तो अपनी गन दिखा के इन्हें कहती है
क्या तुम एंजॉय नहीं करोगे हमारे मेंबर्स के साथ? अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो भाई जिन हंसते हुए कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप एंजॉय करो, थैंक यू। क्योंकि भाई यहाँ पे जिन की शक्ल में तो 12 बजे होते हैं। तभी यहाँ पे ओकारू बोलता है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन और यहाँ पे आए कैसे। तभी यहाँ पे जिन उसे बताता है कि ये तो एक कीटो फैमिली है, जो कि यहाँ पे तो काफी सारे घर ऑन करते हैं, और तो और ये घर भी उनका ही है, इसीलिए मुझे कोई रेंट भी नहीं पे करना पड़ रहा। भाई यहाँ पे तो ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की लीडर आ जाती है और वो जिनसे कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, या फिर स्पिरिट्स को भगाने के लिए किसी को हायर करने गए थे? क्योंकि यहाँ पे कीटो के हिसाब से तो जिनने जितने भी इंफॉर्मेशन दी है कीटो फैमिली को, वो सभी की सभी अफवाहें हैं। देखो भाई, ये तो जाहिर सी बात है, अगर इस प्रॉपर्टी की जगह सभी को पता लगेगी तो बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन बोलता है कि नहीं, जो भी तुम सोच रहे हो ना, सब कुछ गलत है। हालांकि मैं तो अपने साथ में फ्रेंड को लेने के लिए गया था, क्या मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? यहाँ पे जिन और कुछ कह पाता, लेकिन तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की ग्रुप की लीडर जिनके ऊपर गन पॉइंट करती है और बोलती है, देखो ये तुम बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरे पास तो हंटिंग का लाइसेंस भी है, क्योंकि ये तो पहाड़ है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं किसी बियर का हंट कर रही हूँ, लेकिन गलती से किसी इंसान की मौत हो जाए मुझसे, फिर ये सारी बातें वो कर ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के साथ तो भाई बच्चे खुचे जो मेंबर्स होते हैं ना, वो सभी के सभी आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिसमैन के साथ जो पर्सन्स होते हैं ना, उनमें से एक पर्सन बोलता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी यहाँ पे जिन बताता है, ये तो मेरा काफी करीबी दोस्त है और इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तो बस इसे लाने के लिए गया था और कोई भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को तो भाई बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे जिन और अकारू आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंसान फिर से कहता है कि नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे वो अकारू से पूछता है, अच्छा चलो बताओ कि जिन की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है? वो तो अपने मन में कहता है, अगर ये क्वेश्चन सुन के इसके पूरे फेस पे पसीने आए, इसका मतलब ये दोनों आपस में फ्रेंड्स है ही नहीं, ये तो जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं। और सच में भाई वैसा ही होता है। तभी ये पर्सन बोलता है, अब तो कंफर्म हो गया कि तुम दोनों फ्रेंड्स नहीं हो, तो मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? लेकिन तभी यहाँ पे ओकारू सोचता है और बोलता है कि जिन का फेवरेट सॉकर जैन जर्मन है, चाहे तुम पूछ लो उससे। भाई ये आंसर तो बिल्कुल सही होता है, करेक्ट होता है। और ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे जिन भी हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता चला। यहाँ पे तो भैया कारू के मन में चल रहा होता है कि शुक्र है मैंने जिम के रूम में तो वो पोस्टर देख लिया था, जिसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। यहाँ पे ये आंसर सुन के तो सभी के सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी को। भाई वो तो कहती है कि यहाँ पे तो कोई गर्ल भी थी ना, आखिरकार वो कब तक आएगी? लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन सुन के तो जिन कहते हैं, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। तभी वो लेडी भाई, उसकी शक्ल तो देखने वाली होती है और उसका फेस एक्सप्रेशन तो भाई काफी डेंजरस हो जाता है और कहती है, आखिरकार तुमने झूठ बोल ही दिया, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे मोमो तो स्पाइन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो स्नेक मॉन्स्टर को तो वर्शिप किया जाता है और वैसे भी स्पाइन में ज्यादा लोग आते नहीं हैं। तभी इस लाइन के केयर टेकर मोमो को स्नेक को दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही मोमो उसे देखती है तो भाई वो तो काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था भाई वैसा तो कुछ खास नहीं होता। इस बात से तो भाई वो पर्सन भी एग्री करता है, वो कहता है, हाँ यार तुमने सही कहा। तभी वो बताता है कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो अभी भी एक ऐसा ड्रैगन है जो कि हवा में अभी भी उड़ता है, और मैंने सुना है कि उसके पास तो ऐसी एबिलिटी है जिससे वो रेनबो भी क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ वो पर्सन मोमो को बताता है कि मैंने कहानियों में पढ़ा है कि स्नेक्स की पहले के टाइम पे पूजा भी की जाती थी, और जब भी वोल्केनो इरप्ट होता था, वोल्केनो को रोकने के लिए, उसके अंदर की भूख मिटाने के लिए उस टाइम के लोग तो भाई अपने बच्चों को एज अ ऑफरिंग उन्हें दिया करते थे। इसकी वजह से लगभग 200 साल हो गए, लेकिन वोल्केनो की तरफ से कोई भी इरप्शन देखने को नहीं मिली हमें। और हाँ, उसी की वजह से यहाँ पे वाटर स्प्रिंग भी हुई है। ये सारी बातें करके मोमो को समझ आया कि यहाँ के लोग तो भाई स्नेक की स्किन की पूजा कर रहे हैं।
और ये कहानियां तो यहाँ पे इसलिए बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए और उसे देखें। और शायद चिज़ुनो के जितना लार्ज स्नेक तो कभी था ही नहीं। तभी उसके माइंड में आता है कि यहाँ पे जिन और अकारो की आपस में बन भी रही होगी या नहीं। तभी वो घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो रूम में एंटर होती है भाई वो तो ये सीन देख के काफी हैरान रह जाती है। भाई उन दोनों की हालत तो काफी बुरी हो जाती है। तभी यहाँ पे कीटो की लीडर तो उस गर्ल को देख के कहती है कि शुक्र है बलि देने के लिए सभी के सभी आ चुके हैं, तो चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मोमो ने जैसे ही देखा ओकारू और जिन को, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, अधमरी सी हालत में होते हैं, उसी के साइड में एक पर्सन खड़ा होता है। तभी यहाँ पे मोमो तो इतनी जोर से उसे किक मारती है ना भाई, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे तो वो अपनी फाइट पे उतर आती है, काफी ज्यादा फाइट करती है उन सभी से। हालांकि भाई वो तो अकेली ही बैटल कर रही होती है इतने सारे पर्सन से, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, वो लगातार फाइट करती रहती है सिर्फ और सिर्फ अकारू और जिन के लिए। लेकिन तभी पीछे से एक पर्सन आता है जो कि मोमो का फायदा उठाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है भाई। हालांकि यहाँ पे मोमो तो बहुत ज्यादा ट्राई करती है, पूरा फुल ट्राई करती है, लेकिन वो उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। मोमो तो भाई फाइनली हार मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे टर्बो ग्रेनी आ जाता है जो कि मोमो को बचा लेता है। यहाँ पे तो मोमो से थैंक यू बोलती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो प्लीज। लेकिन यहाँ पे टर्बो ग्रेनी कहती है कि देखो मैं किसी की हेल्प करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग आए हैं हमारे घर पे ये कौन है। लेकिन भाई यहाँ पे तो मोमो को भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये लोग आए कहाँ से और क्यों आए हैं। हालांकि उसके माइंड में तो चल रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या। लेकिन तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की लीडर आती है जो कि मोमो को इतनी जोर से किक मारती है भाई वो भी गिर जाती है जाके, क्योंकि भाई ये किक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद वो फिर से अपना एक पावरफुल मूव दिखाते हुए मोमो को मारती है, जिसके कारण भाई मोमो का सिर तो दीवार पे जाके बसता है, जिससे तो पूरी की पूरी वॉल ही टूट जाती है भाई। यहाँ पे तो मोमो बस यही सोच रही होती है कि यार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये मुझे क्यों मार रहे हैं, आखिरकार ये लोग है कौन। और ये तो कोई बूढ़ी सी आंटी सी लग रही है, लेकिन ये तो इतनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कैसे। यहाँ पे मोमो तो मार खाते खाते एक ऐसी जगह में पहुंच जाती है जो कि इस घर का सीक्रेट चैम्बर होता है। हालांकि यहाँ पे तो भाई मोमो को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो तो कंफ्यूज हो रही होती है यार कि आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गई और मैं कैसे निकलूं यहाँ से। कुछ भी आइडिया नहीं होता, कुछ भी पता नहीं लग रहा होता। अभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लीडर होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, तो चलो आज तुम्हारे ही बलि देंगे हम। अभी यहाँ पे वो कीटो फैमिली की लीडर बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम हॉट स्प्रिंग एंजॉय करती हो वो कैसे करती हो, ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से कर पाती हो, कि 200 साल हो गए हम बलि चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये स्प्रिंग का वाटर मिलता है और इसी वजह से ना ही कोई वॉल्केनो इरप्शन होती है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ। तो तुम ही बताओ अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो सब कुछ मैनेज कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे मोमो के माइंड में तो बस सिर्फ और सिर्फ बलि वाली बात चल रही होती है। तभी वो लेडी बताती है कि जिस घर में तुम खड़ी हो ना ये बलि देने की ही जगह है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी कीटो फैमिली लोगों को बुलाती है सिर्फ और सिर्फ बलि लेने के लिए। अभी वो लेडी मोमो को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कुछ दिन पहले तो हम सोचते थे कि यहाँ पे कोई लोग नहीं आते तो बलि किसकी देंगे, देखो तो सही आज तो 3-3 लोग आ गए हैं, तुम्हारे दोनों के दोनों वो फ्रेंड्स और तुम, क्या बात है ना, हमारी तो पार्टी हो जाएगी आज। और वैसे भी द ग्रेट सर्वेंट तो काफी भूखा होगा तो तुम्हें जल्दी ही मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोमो जहाँ पे खड़ी होती है वो एरिया तो पूरा का पूरा सैंड में कवर हो जाता है। ये सैंड तो भाई मोमो को धीरे धीरे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे तो मोमो भी काफी डर जाती है, लेकिन वो सोचती है ये लोग मेरी बलि ले उससे अच्छा तो यही है कि मैं कहीं और चले जाऊं। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो जैसे यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करती है और कोशिश करती है तो यहाँ पे कीटो फैमिली के मेंबर्स तो भाई उसे फिर से पकड़ के ले आते हैं और फिर से उल्टी बंद कर देते हैं। वो तो बस यही सोच रही होती है कि यार मैं आखिरकार निकलूं तो निकलूं कैसे। हालांकि वो तो टर्बो ग्रेनी से भी हेल्प मांगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन और अकारू भाई वो तो टेबल कुर्सी लेके कीटो फैमिली को तो काफी बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं, अटैक करते हैं काफी बुरी तरीके से। और अब तो इन दिनों के साथ साथ कीटो फैमिली के भी कई मेंबर्स
स्नेक लॉर्ड के डोमेन में। सैंड तो भाई धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा होता है अपनी तरफ को। यहाँ पे मोमो सोचती है कि अब मेरे लिए काफी अच्छा मौका है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जैसे वो निकलने वाली होती है तो वो देखती है भाई इट सैंड के अंदर तो उन पर्सन्स के साथ साथ मतलब कीटो फैमिली के साथ साथ पूरा विलेज उसके अंदर जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि ओकारू, जिन और मोमो तीनों के तीनों नीचे गिर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो और ओकारू तो रूफ को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। भी पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। मोमो से बचाने का तो बहुत ट्राई करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। जिन तो काफी दूर जाके गिरता है, हालांकि उसे चोट तो नहीं लगती लेकिन फिर भी वो काफी पेन में होता है। और ये जो सब कुछ हो रहा होता है ना, ये कोई और नहीं कर रहा होता। और यहाँ पे ये सारी की सारी पावर तो द ग्रेट स्नेक की होती है। यहाँ पे तो भाई जिन, ओकारू, मोमो ये तीनों के तीनों उसे देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स तो भाई काफी खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं फाइनली शुक्र है काफी साल काफी मेहनत के बाद यहाँ पे स्नेक लॉर्ड आए और उन सभी को दर्शन दिए। यहाँ पे ये सब कुछ तो भाई देख रहे होते हैं मोमो और जिन। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ के विलेज की जो भी कहानियां हैं वो झूठ नहीं है, वो तो सच है। और तभी उन्हें पता लगता है कि ये स्नेक नहीं उरागारी है। असल में उरागारी तो एक बहुत ही बड़ा अर्थवॉर्म है जो कि ज्यादातर तो लैंड में ही रहते हैं। और जब इनको भूख लगती है तो ये तो इंसानों को खाते हैं। और इनकी हाइट भाई, इनकी लंबाई भाई बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे जिन और मोमो ने तो भाई आज से पहले इतना बड़ा अर्थवॉर्म तो कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं भाई वो तो अर्थवॉर्म से प्रेयर करते हैं कि यहाँ पे वो इन तीनों को यानी कि मोमो, जिन और ओकारू इन तीनों को खा ले वो जल्द से जल्द और इस पूरे के पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे तो अर्थवॉर्म ने देखते ही देखते पूरे की पूरी कीटो फैमिली को भाई खाली कर दिया था। ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये करे तो करे क्या, क्योंकि ये कहाँ और इतना बड़ा अर्थवॉर्म कहाँ भाई, कोई नहीं हरा सकता उसे। यहाँ पे तो ये अर्थवॉर्म भाई घर, पेड़ मतलब काफी चीजों को निगल गया होता है और बाकियों को तो निगल रहा होता है। तभी यहाँ पे जिन कहता है कि हमें जल्द से जल्द घरों के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी अगर बाहर गलती से भी रह गए ना तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग तो भाई हिल भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन जिन यहाँ पे ओकारू और मोमो को दोनों को ही शेल्टर के अंदर ले आता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई ओकारू तो सभी पे अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एकदम से ही भाई यहाँ पे मोमो और ओकारू को कुछ अजीब सा फील होता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। यार ऐसा लगता है कि वो तो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है, लगता है कि कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ओकारू तो अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जीजी वो कहते हैं यार तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम पागल वगैरह तो नहीं हो गए हो, हरकतें क्या कर रहे हो यार तुम। लेकिन यहाँ पे ओकारू तो भाई उसको जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद यहाँ पे जमीन पे एक कटर पड़ा होता है, उसको उठाता है और अपने शरीर पे मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जीजी फिर से उसे रोकता है और कहता है तुम पागल हो क्या, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों तो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और वो इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे जीजी तो उन दोनों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। वो सोचता है मुझे लगता है कि ये किसी आवाज या किसी साउंड को सुन के उनके पास आया है, क्योंकि अभी एक साउंड आया था ना मारने का, आई थिंक उसी की वजह से ही आया है। क्योंकि पहले भी हम कितनी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, लेकिन ये तब तो नहीं आया। इट मीन्स ये ह्यूमंस की बात को मतलब सुन नहीं पाता, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस इसे अगर कोई आवाज आएगी तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमें अलर्ट रहना होगा। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे ओकारू और मोमो ऊपर जाने की जिद करने लग जाते हैं, वो ट्राई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जीजी को तो अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके पेरेंट्स ने भी एक बार सुसाइड करने का ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पे जीजी ने उन दोनों को बचा लिया था। लेकिन बचाने के बाद उनके पेरेंट्स ने पता है जीजी को क्या कहा, उन्होंने बोला कि तुम हमें मर जाने दो, तुम हमें मत बचाओ।
इसीलिए यहाँ पे जीजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे जीजी तो ये बात सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी तभी यहाँ पे हम देखते हैं मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है, वो अपने पेट में मार लेती है। भाई क्या हो क्या रहा है इन लोगों को, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पे वो कांच का टुकड़ा टर्बो ग्रैनी को लग जाता है। हालांकि वो तो मोमो तो अपने पेट पे मारने वाली होती है, लेकिन मोमो के पेट के पास तो टर्बो ग्रैनी बैठी होती है, जिसकी वजह से उसके पेट में लग जाता है। तभी यहाँ पे मोमो खुद को बचाने के लिए जीजी को कहती है कि प्लीज हम दोनों को साथ में ही बांध दो। तभी यहाँ पे जीजी बांध देता है उन दोनों को और कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है बाहर। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो डेथ वर्म तो साइकिक सिग्नल्स भेज रहा है, ताकि वहाँ पे मौजूद जितने भी होंगे लोग वो सभी के सभी अपने आप ही सुसाइड कर लें। ये बात सुनकर तो जीजी को समझ आता है, अच्छा इसका मतलब यही था, यही रीजन था कि मेरे पेरेंट्स ने भी खुद सुसाइड करने का ट्राई किया था। लेकिन वो सोचता है यार मैं भी तो वही था, लेकिन इसका असर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, तुम सभी के ऊपर हो रहा है लेकिन मेरे ऊपर क्यों नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे टर्बो ग्रैनी को, भाई वो कुछ बोल पाती लेकिन उससे पहले ही मोमो ने साइकिक पावर से खुद के ऊपर ही कांच फेंक देती है भाई वो। लेकिन यहाँ पे जीजी तो उसे उसी टाइम रोक देता है, जिसकी वजह से एक आवाज आती है, एक साउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस डेथ वर्म को उनकी लोकेशन पता लग जाती है और वो वहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे जीजी मोमो अकारू और टर्बो ग्रैनी को लेके भागने लग जाता है। भागते भागते उसके पैर में कुछ लगता है और वो टकरा के नीचे गिर जाता है। यहाँ पे तो फिर से उनके पीछे पीछे वो डेथ वर्म आ जाता है। यहाँ पे जीजी की आंखों के सामने तो भाई अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो अपनी आईज को ओपन करता है, वो देखता है कि उसके सामने एक और मॉन्स्टर होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे मोमो और अकारू भी जिंदा होते हैं। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें गुस्से में बताती है कि वो तो एक ईवल आई है, अगर वो किसी की तरफ देख लेती है ना तो भाई वो पर्सन तो सुसाइड कमिट कर लेता है। यहाँ पे यही रीजन है कि ईवल आई डेथ वर्म के सिग्नल्स को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे मोमो तो भाई इस मौके का फायदा उठाने का सोचती है और अकारू को डेथ वर्म के ऊपर हमला करने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे अकारू तो भाई टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके डेथ वर्म के ऊपर हमला कर देता है। भाई यहाँ पे अकारू तो उसका मतलब डेथ वर्म का सिर ही उड़ा देता है, लेकिन भाई वो तो एक मॉन्स्टर है ना, वो फिर से अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है और वो गुस्से से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। हालांकि वो भूल चुके थे शायद कि वो तो एक मॉन्स्टर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर हमें बचना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। तभी यहाँ से सभी के सभी लोग भाग जाते हैं। तभी उसकी आंखों के सामने तो भाई ईवल आई आ जाता है और जैसे जीजी उसकी आंखों में देखता है तो यहाँ पे जीजी को तो ईवल आई का पास दिखने लग जाता है। तो हम उसके पास का सीन देखते हैं भाई। यहाँ पे जब ईवल आई एक इंसान था, नॉर्मल इंसान, तभी वो एक जाली में से कुछ बच्चों को देखता है कि जो कि बाहर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि वो जाली में से क्यों देख रहा है, तो भाई उसको यहाँ पे एक रूम में बंद करके रखा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाली ही होती है, जिसकी वजह से वो बाहर देख सकता है। यहाँ पे ना उसे खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे तो ईवल आई कि भाई बलि देने के लिए उसे यहाँ पे रखा होता है सभी से अलग। भाई आप खुद ही सोचो, जिस पर्सन को ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, वो जिंदा रह पाएगा। हालांकि जिंदा तो था लेकिन इसकी हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कीटो फैमिली को, जो कि यहाँ पे ईवल आई की मतलब बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मरने से पहले बस एक विश करता है कि काश मैं उन बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता, जी पाता खुलकर, जिसकी वजह से उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है, उसकी विश कबूल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस घर के अंदर वो कैद था ना, उसी घर के ऊपर एक और घर बन जाता है। यहाँ पे ईवल आई एक बच्चे को देखता है जो कि काफी प्यारा सा होता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे ईवल आई उनके पेरेंट्स को देखता है तो भाई उसके देखने से ही उस बच्चे के पेरेंट्स वहीं पे मर जाते हैं। भाई वहाँ पे ऐसे करते करते काफी लोग मर जाते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये सब कुछ ईवल आई की वजह से हो रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पे घर के नीचे तो डेथ वर्म रहता था, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। बिकॉज वो अपनी पावर का यूज करके सभी के मन में ये फैलाता था कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, और यहाँ पे तो काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर भी लिया था। हालांकि यहाँ पे तो ईवल आई को भी ये बात नहीं पता होती कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो तो खुद कंफ्यूज होता है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चाह होती है कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूंगा, एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को।
उसके बाद तो भाई यहाँ पे वो कीटो फैमिली की जो लीडर होती है उसे देखता है, जो मोटी सी भद्दी सी आंटी होती है। भाई वो देखता है कि वो मतलब लीडर एक बच्चे को उठाती है और एक रूम में बंद कर देती है, बिकॉज नेक्स्ट बारी तो उस बच्चे की होती है बलि देने की। हालांकि यहाँ पे इवल आई सोचता है कि जैसा मेरे साथ हुआ था, नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पे इवल आई उसे बचाने का बहुत कोशिश करता है, बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बचा पाता। अभी यहाँ पे इवल आई को तो काफी गुस्सा आता है और वो सोच लेता है, एक बात अपने मन में ठान लेता है कि अब से मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे सभी को मार डालूंगा। उसके बाद तो भाई यहाँ पे जीजी को होश आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमो को। भाई वो तो जीजी को इवल आई के ऊपर से हटा रही होती है। यहाँ पे तो भाई जीजी तो काफी रो रहा होता है और वो मोमो को बताता है कि यार इवल आई कोई बुरा इंसान नहीं है, सच में। मैंने जस्ट अभी उसका पास देखा, मुझे पता लगा कि वो तो काफी अच्छा इंसान है। वो तो हम सभी को वो डेथ वॉर्म से बचाने का सोचता है और ट्राई करता है, क्योंकि उसकी पहले की लाइफ में बहुत कुछ उसके साथ बुरा हो चुका है, तो वो ये नहीं चाहता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। उसी के बाद यहाँ पे जीजी तो सबसे लास्ट वाले रूम में जाने लग जाता है, ताकि वो यहाँ पे इवल आई की बॉडी को ढूंढ सके, ताकि अगर उसे इवल आई की बॉडी मिल गई ना तो वो उसे आजाद कर पाएगा। हालांकि ये बातें सुनकर तो मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे जीजी उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे इवल आई की बॉडी होती है। हालांकि यहाँ पे टर्बो ग्रैनी तो चिल्लाती है और कहती नहीं नहीं जीजी तुम उसके पास मत जाना, इवल आई अच्छा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें उसके रिगार्डिंग कोई भी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। बात मानो, मेरी बात मानो यार, वो अच्छा इंसान नहीं है, इवल आई अच्छा इंसान नहीं है। तभी यहाँ पे जीजी कहता है अरे यार शांत रहो, मैंने देखा है उसका पास्ट, मुझे पता लग चुका है कि वो हमारी तरह ही है, वो कोई भी बुरा इंसान नहीं है, मेरी बात मानो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे डेथ वॉर्म आ जाता है और उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर देता है। उसके पास तो भाई एक चिपचिपा सा लिक्विड सा आ जाता है, जिसके अंदर वो कैद करने लग जाता है उन सभी को। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख के मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि आखिरकार वो गुड लक कहाँ गया। तभी ग्रैनी बोलती है कि यार मेरा गुड लक तो वो दुश्मनों के पास है। ये बात सुनकर तो भाई मोमो चिल्लाती और कहती क्या 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 बोला क्या तुमने। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कारू को। भाई वो तो अपनी पावर को यूज भी नहीं कर पा रहा होता और ना ही हिल पा रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं मोमो को और जीजी को। भाई वो तो यहाँ से निकलने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो तो निकल ही नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी यहाँ पे जीजी के ऊपर तो वो इवल आई हावी होने लग जाता है। यहाँ पे जीजी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुमने क्या कुछ झेला है, मुझे सब कुछ पता है, तो तुम मुझे माफ कर दो कि हमने तुम्हें बुरा समझा पहले। पर हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम सभी के साथ, बच्चों के साथ खेलना चाहते थे ना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते थे, तो ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ खेलने के लिए, तो चलो हम खेलते हैं। लेकिन देखते देखते भाई यहाँ पे इवल आई तो जीजी की पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और साथ ही में यहाँ पे डेथ वॉर्म उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमला कर देता है और यहाँ पे वो मोमो को खाने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे अपना इवल आई जीजी आ जाता है और वो इतनी जोर से लात मारता है ना भाई उस मॉन्स्टर को, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। भाई मैं यहाँ पे इवल आई जीजी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो तो कन्वर्ट हो चुके होते हैं ना, दोनों के दोनों मतलब एक ही बॉडी में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीजी तो इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली। गुस्से में कहता है कि मैं सभी के सभी ह्यूमंस को मार दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और दया तो गया तेल लेने। तभी यहाँ पे मोमो तो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि यार हम भी तो ह्यूमंस ही हैं, तो क्या ये हमें भी मार देगा। ये बात तो अपना इवल आई सुन लेता है और यहाँ पे वो मोमो की तरफ काफी जोर से हमला करता है और यहाँ पे मोमो तो काफी दूर जाके गिरती है। उसके बाद यहाँ पे इवल आई तो उसके पास जाता है और यहाँ पे किक मारते हुए कहता है कि तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कहती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो इवल आई तो उनकी एक बात भी नहीं सुनता। तभी यहाँ पे मोमो कहती है प्लीज जीजी तुम वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे इवल आई उन सभी को बताता है मेरी बात सुनो, अब ये बॉडी ना पूरी तरीके से मेरी हो चुकी है, तो तुम उसे बुलाना भी चाहोगी ना फिर भी वो नहीं आ पाएगा। अब मैं ही हूँ और अब मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो क्या भाई, मैं किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को बता के रहूंगा, दिखा के रहूंगा कि आखिरकार असली हेल होता क्या है।
कुछ ही देर बाद यहाँ पे फिर से वो डेथ वॉर्म उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज करके हमला कर देता है, लेकिन इविल आई तो यहाँ पे उन दोनों को छोड़ के उसके पास चला जाता है और उसकी पावर्स को कंट्रोल करने लग जाता है। हालांकि वहाँ पे जितने लोग मरे हुए होते हैं उन सभी के पावर्स को भी अपनी तरफ खींचने लग जाता है। भाई यहाँ पे इविल आई तो फुटबॉल खेलने लग जाता है, बिकॉज वो सारी पावर्स को इकट्ठा करके एक बॉल बना लेता है। वो तो उस मॉन्स्टर के साथ भाई बॉल खेलते खेलते उसको मारता भी है, लेकिन भाई वो तो डर जाता है और वो वहाँ के एक छेद से, मतलब छोटा सा होल होता है, वहाँ से बाहर भाग जाता है। यहाँ पे तो मोमो सोचती है कि आखिरकार जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसकी दादी ने उसे कितनी बार बताया था ना कि जीनी तो एक जीनियस है, जीनियस। और वो दादी जीजी की तारीफ इसलिए कर रही थी बिकॉज उसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा है, और साथ ही साथ हम अगर बात करें उसकी फिजिकल पावर्स की, भाई वो तो टॉप है, ऑन टॉप। इसी वजह से काफी लोग उस पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन फाइनली आज इविल आई ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर ही लिया, जिसकी वजह से वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो इविल आई जो उसने अपनी शक्तियों से कंट्रोल करके एक बॉल बनाई होती है ना, भाई वो बॉल यहाँ पे वो मोमो की तरफ फेंकता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे मोमो तो बच जाती है। ये देख के तो इविल आई को काफी गुस्सा आता है। तभी वो यहाँ पे मोमो को आता है और इतनी जोर से किक मारता है ना भाई, वो तो गिर जाती है और उसके बाद फिर से वो उस बॉल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है अपना अकारू। यहाँ पे फाइट होने लग जाती है इविल आई और अकारू के बीच में। उन दोनों की तो काफी टक्कर होती है भाई, टक्कर। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है।